हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस या इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन थे 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, 30 सितंबर। चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। दरअसल सेंट जेरोम एक बाइबल अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित कर दिया, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। व्यूअर्स, आज का एपिसोड आगामी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विशेष प्रस्तुति है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। गांधी जी के दर्शन और प्रयोगों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन, सर्वोदय शब्द का अर्थ है व्यक्ति का कल्याण। दूसरा कथन, इन्होंने स्वराज को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में बल्कि व्यक्तियों द्वारा स्वशासन के रूप में भी देखा। और तीसरा कथन, उनकी राम राज्य की अवधारणा एक धार्मिक राज्य थी जहां केवल हिंदुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। सर्वोदय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति, जिसमें बड़े पैमाने पर समाज का कल्याण शामिल है, न कि केवल एक व्यक्ति का। इसलिए कथन एक सही नहीं है। गांधी जी के लिए स्वराज राजनीतिक स्वतंत्रता से ऊपर था। ये स्वशासन, आत्मानुशासन और नैतिक शासन का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए कथन दो सही है। गांधी जी की स्वराज की अवधारणा व्यापक थी। राजनीतिक स्वतंत्रता से परे इसने स्वशासन, आत्मनिर्भरता और नैतिक नेतृत्व को समाहित किया। गांधी जी की दृष्टि में राम राज्य एक आदर्श राज्य था जहां न्याय, समानता और कानून का शासन कायम था। ये किसी धर्म तक सीमित नहीं था, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। दूसरा कथन, पूना संधि पर 1930 में हस्ताक्षर किए गए थे। और तीसरा कथन, इस सम्मेलन का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना था। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। 1930 और 1932 के बीच आयोजित गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए कथन एक सही नहीं है। पूना पैक्ट पर गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 में अम्बेडकर ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के भीतर प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित की, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। जबकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय थी, सम्मेलनों का उद्देश्य भारत के संवैधानिक भविष्य पर विचार विमर्श करना था, इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है। ये सम्मेलन निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का भ्रम देकर भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को शांत करने का ब्रिटिश सरकार का प्रयास भी थे, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। कथन 1, मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी के अहिंसा के दर्शन से प्रभावित थे। कथन 2, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ पर्याप्त कदम न उठाने के लिए गांधी जी की आलोचना की। और कथन 3, अहिंसक प्रतिरोध की अवधारणा का संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अफ्रीकी अमेरिकियों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई के दौरान गांधी जी के अहिंसक दृष्टिकोण से काफी प्रेरणा ली, इसलिए कथन एक सही है। नेल्सन मंडेला गांधी जी को प्रेरणा का स्रोत मानते थे और दक्षिण अफ्रीका में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने कभी उनकी आलोचना नहीं की, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। नागरिक अधिकार आंदोलन ने विशेष रूप से डॉक्टर किंग के नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध को एक प्राथमिक उपकरण के रूप में लागू किया, जो भारत में गांधी जी के आंदोलनों के समानांतर था, इसलिए कथन 3 सही है। गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विरासत ने वैश्विक प्रतिरोध आंदोलनों पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे एक वैश्विक प्रतीक बन गए हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में हुई।
कथन 2, गांधी जी स्वदेशी आंदोलन के प्रवर्तक थे। और कथन 3, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 या फिर डी केवल 1। तो जवाब होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 3। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा गया था। इसलिए कथन 1 सही है। लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता स्वदेशी आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से थे, जबकि गांधी जी ने बाद में इसके विचारों को पूरी तरह से अपनाया। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना आंदोलन की पहचान बन गया, जो ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण के प्रति भारत के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता था। इसलिए कथन 3 सही है। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ आर्थिक नहीं था, इसने एक सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दिया, भारतीय परंपराओं, कला और साहित्य में गौरव को फिर से जगाया। इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए अगला सवाल। गांधी जी द्वारा गढ़ा गया सत्याग्रह शब्द दर्शाता है पूर्ण सत्य, असहयोग, सत्य बल या आत्मबल, या फिर निष्क्रिय प्रतिरोध। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्य बल या आत्मबल। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का विचार पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रहा। सत्याग्रह, जो संस्कृत से लिया गया है, का अर्थ है सत्य को धारण करना। सत्याग्रह का दर्शन अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के इर्द गिर्द घूमता है। भारतीयों के खिलाफ दमनकारी कानून के जवाब में गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के सिद्धांतों को लागू किया। समय के साथ ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख उपकरण के रूप में विकसित हुआ। निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत सत्याग्रह सक्रिय रूप से परिवर्तन चाहता है, लेकिन हिंसा का सहारा लिए बिना ऐसा करता है। इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वो कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। दूसरा कथन, दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले उन्होंने सूरत में बैरिस्टर के रूप में काम किया। और तीसरा कथन, उनकी प्रारंभिक नागरिक अधिकार गतिविधियां दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों पर केंद्रित थीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में इंग्लैंड की यात्रा की और बैरिस्टर बन गए। हालांकि उन्होंने बम्बई, अब मुंबई में कानून की प्रैक्टिस करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने वास्तव में कानून का अभ्यास करना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां मुख्य रूप से भारतीय प्रवासियों के नागरिक अधिकारों पर केंद्रित थीं, विशेष रूप से दमनकारी कानून और व्यापक भेदभाव के खिलाफ। इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1, चंपारण सत्याग्रह। 2, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। और 3, पृथक निर्वाचक मंडल के विरुद्ध यरवदा जेल में अनशन। उपर्युक्त घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है ए 2-1-3, बी 1-2-3, सी 3-2-1, या फिर डी 2-3-1। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 2-1-3। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की सह स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य नटाल में भारतीय व्यापारियों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा सार्वजनिक आंदोलन था। वो जबरन नील की खेती के खिलाफ किसानों का समर्थन करने के लिए बिहार के चंपारण जिले में गए। पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी का उपवास 1932 में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के ब्रिटिश फैसले के विरोध में हुआ था। इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदू स्वराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें आधुनिक सभ्यता की आलोचना की गई है। दूसरा कथन, ये किताब मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। और तीसरा कथन, इसमें गांधी जी मशीनों और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। 1909 में प्रकाशित हिंदू स्वराज आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी प्रभुत्व और भारत की अपनी जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता पर गांधी जी की एक आलोचना है। इसलिए कथन 1 सही है। ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, जब गांधी जी जहाज पर लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इसलिए कथन 2 भी सही है। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का समर्थन करने के विपरीत गांधी जी हिंदू स्वराज में मशीनीकरण के नुकसान और मानवीय मूल्यों पर इसके प्रभाव पर जोर देते हुए ग्रामोद्योग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। गांधी जी का नई तालीम दर्शन किस बात पर जोर देता है? धार्मिक शिक्षा, शिल्प केंद्रित शिक्षा, संस्कृत आधारित शिक्षा, या फिर कृषि आधारित शिक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिल्प केंद्रित शिक्षा।
नई तालीम, जिसका अर्थ है नई शिक्षा, गांधी जी का शिक्षा दर्शन था। इसने बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को एकीकृत करते हुए समग्र विकास पर जोर दिया। शिल्प केंद्रित शिक्षा इसके मूल में थी। गांधी जी का मानना था कि एक उपयोगी शिल्प सीखना और इसे शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना शिक्षा को स्वावलंबी बना देगा। उन्होंने इस प्रणाली की परिकल्पना शारीरिक और बौद्धिक कार्यों के बीच बाधाओं को तोड़ने के रूप में की, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अब वक्त है अभ्यास प्रश्न का। नोट करते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी। और दूसरा कथन, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।